वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपके मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसी सॉल्यूशन की सीरीज में यहाँ पे आपका मॉडल पेपर जो फर्स्ट है उसका पार्ट थर्ड डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर है ये उस 51 से लेकर 75 तक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे समझो एक्चुअली यहाँ पे कि नेक्स्ट जो पार्ट है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट प्ले एन एक्टिव रोल ऑफ ए हंटर इन ए जंगल यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि CAI है ना। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे कह रहा है कि देखो कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हुए एक छात्र जंगल में किसी शिकारी की सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपके जो कंप्यूटर है उसका यूज किया जा रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर के प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी भी स्टूडेंट के द्वारा किसी भी टास्क को मतलब कोई भी टास्क उसको वर्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो एक्चुअली जो टास्क परफॉर्म की जा रही है ये आपका कह रहा है किस टाइप का यहाँ पे एग्जाम्पल है, किस टाइप का यहाँ पे एसोसिएशन है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी कोई कंप्यूटर का यूज करते हुए हम कोई भी जैसे रियल लाइफ के टास्क को परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं कि उसको हम क्या कर रहे हैं, हम सिमुलेशन कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, सिमुलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा, सिमुलेशन कर रहे हैं निर्देशों का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की सहायता से हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका हम सिमुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये कह रहा है टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, टीचिंग का आपसे बेस्ट मेथड पूछा है। तो देखो पहला कह रहा है लेक्चर, दूसरा कह रहा है डिस्कशन, तीसरा कह रहा है डेमोस्ट्रेशन, चौथा कह रहा है नरेशन। तो देखो टीचिंग का बेस्ट मेथड क्या है, ये कह रहा है व्याख्यान, चर्चा, प्रदर्शन और कथन। तो देखो सपोज करो कि आपको टीचिंग के लिए कोई भी आपको जैसे कुछ चीज़ सिखानी है तो हमेशा कोई भी चीज़ आपको सिखाने के लिए जो उसका बेस्ट जो मेथड होता है, जो बेस्ट जो वे होता है वो वे ये होता है कि आप उस चीज़ को प्रदर्शन करो, आप उसको प्रेजेंट करो। आप अगर आप प्रेजेंट करके आप स्टूडेंट को कोई चीज़ सिखाते हो तो वो क्या होता है कि उसको लंबे समय तक तो याद रहती है और साथ में क्या होता है कि वो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इंटरेस्ट बनता है स्टूडेंट को सीखने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि डेमोस्ट्रेशन जो टेक्निक्स होती है, मतलब प्रदर्शन जो टेक्निक्स होती है वो सबसे बेस्ट टेक्निक्स होती है किस क्या टीचिंग मेथड की। ओके, नेक्स्ट देखो, द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि जो आपकी टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जाता है किसके लिए, लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका होता है ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं आपके सामने पैनल पे मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक ICT का पार्ट है जो कि आपकी जो टीचिंग होती है उसको क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, लर्निंग को क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या पार्ट है, ICT है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो दिस डोमेन डील विद द इमोशन एट्रीब्यूट्स और इमोशन एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। देखो इसमें से ये कह रहा है कि ये कौन से डोमेन है जिसके द्वारा स्टूडेंट का भावनाओं, दृष्टिकोण और रुचियों से संबंधित है। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट का जहाँ पे अगर मैं बात करूँ इमोशंस, एटीट्यूड्स और यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ ये तीनों किस कैटेगरी के, ये तीनों आपके अफेक्टिव कैटेगरी के पार्ट आते हैं। इसका मतलब होता है प्रभावशाली कैटेगरी का पार्ट होता है जो कि किसी स्टूडेंट की भावनाओं को, उसकी इमोशंस को या फिर मैं कह सकता हूँ उसके एटीट्यूड्स को और उसके इंटरेस्ट को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट्स है आपका क्या है, ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट्स में जो डिस्कशन किया जा रहा है ये आपका पूरा का पूरा पार्ट्स आपको एक थोड़ा सा इसको वैसे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कुछ एक जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन में इस टाइप से होते हैं कि हमें सारे के सारे ऑप्शन सही लगते हैं कि इसमें तो सभी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इसको आपको रीड करने की प्रॉपर रीड करने की रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉपर रीड करने के बाद ही यहाँ पे क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU। ये कह रहे हैं कि जो ALU होता है, देखो ध्यान रखना आपका जो CPU का जो पार्ट होता है तो वहाँ पे एक यूनिट, देखो CPU के अंदर एक यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अंदर के यूनिट होती है ALU, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है उसका काम क्या होता है, देखो उसका काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। तो हमारी जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है
जो भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, वो परफॉर्म की जाती है आपके एएलयू के द्वारा। अब मैथ के सारे कैलकुलेशन, इसका मतलब यहाँ पे देखो पहले तेरा ग्रेटर देन बिल्कुल परफॉर्म करता है, ग्रेटर देन को परफॉर्म करता है, फिर कह रहा लेस देन बिल्कुल लेस देन को परफॉर्म करता है, फिर कह रहा इक्वल टू ये भी परफॉर्म करता है, तो सभी। इसका मतलब होता है एएलयू क्या करती है, आपकी ऐसी यूनिट होती है जो कि मैथ से रिलेटेड, मतलब आपके मैथ से रिलेटेड जो भी टास्क होती है वो परफॉर्म कहाँ पे होती है, एएलयू यूनिट के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, टू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट, वर्कशीट का मतलब यहाँ पे आपके एक्सेल शीट की बात कर रहे हैं। एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन चूज द प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट शीट। देखो ये कह रहा है कि आप प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट शीट को कहाँ से चूज करते हो, इसका मतलब आपको पूछा गया है कि आपके कौन सा जो आपके मेन्यू को कौन सा, मतलब यहाँ पे आपके किस एडिट में मिलता है, आपको फॉर्मेट मिलता है, आपको टूल्स मिलता है, डेटा मिलता है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है वर्कशीट का जिसमें कि आपके किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो प्रोटेक्शन होता है या प्रोटेक्ट शीट होता है वो आपका किस मेन्यू का पार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टूल होता है, टूल का पार्ट होता है आपका काम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना या वर्कशीट को हमारे क्या करना, प्रोटेक्ट करना या प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट, टू कॉपी सेल कंटेन यूज ड्राई एंड ड्रॉप्स। तो देखो ध्यान रखना, आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर सेल को ड्राई एंड ड्रॉप्स करते हो। ठीक है, अब पर्टिकुलर सेल को ड्राइव्स एंड ड्रॉप करने के लिए क्या करते हो, आप क्या करते हो, माउस की यूज करते हो, लेकिन उसके साथ जो कीबोर्ड्स का जो आपका की यूज करते हो वो कह रहा है कीबोर्ड्स की कौन सी की को यूज करते हो ड्राई एंड ड्रॉप्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कीबोर्ड्स में क्या दबाते हो आप, कंट्रोल की को दबाते हुए आप क्या करते हो, ड्राई एंड ड्रॉप्स करते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर देखो, एंड की, शिफ्ट की, एस्केप की और नन। तो यहाँ पे क्या है, सारे ये तो सारे क्या है, रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। किसको यूज करोगे भाई, कंट्रोल का यूज करते हैं, कंट्रोल तो इसमें गिवन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कह रहा है सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो कि आपके कैलकुलेशन को और डिसीजन को मेक करता है। इसका मतलब है कोई भी आपके ये कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो होता है उसका मतलब कोई भी आपके मैथमेटिकल प्रोसेस होता है। अच्छा, मैथमेटिकल प्रोसेस आपके सीपीयू के द्वारा कौन से पार्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू का जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो आपकी क्या करती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डिसीजन को प्रोसेस करती है। तो ए इज द राइट आंसर। देखो इन वर्ड 2007 के अंदर पूछा गया जूम इन प्लेस्ड। तो देखो आपका जो वर्ड का जो एमएस वर्ड का जो पार्ट जो होता है, एमएस वर्ड जो बंडल होता है उसके अंदर आपके क्या आता है, एक वर्ड सॉफ्टवेयर वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आपके जो जूम है वो कहाँ पे आपके जूम आपको कहाँ पे आपको पाया जाता है। तो देखो आपका ध्यान रखना है कि एक तो जो जूम होता है ना वो आपके जो नीचे जो आपकी स्टेटस बार होती है उसके साइड में, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा स्टेटस बार के आपके लास्ट में यहाँ पे जूम करने का, इस टाइप से आपको जूम करने का आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके साथ में आप जब टूल बार ओपन करते हो, टूल बार जो ओपन करते हो तो टूल बार में आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे टूल बार और स्टेटस बार दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, द आइटम विच अपीयर डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। इसका मतलब है कि आपके जो भी आपका मेन बॉडी होता है, इसका मतलब है कोई भी जो आपका टेक्स्ट है उसके बिहाइंड में कुछ आइटम आपको डिमली, मतलब आपको कुछ आइटम आपको छुपा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब कोई टेक्स्ट आपको छुपा हुआ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि कई बार जब आपके सामने जब हार्ड कॉपी आती है या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो आपके सेंटेक्स लिखे होते हैं, ठीक है, जो भी आपके टेक्स्ट लिखे होते हैं उन टेक्स्ट के पीछे भी एक टेक्स्ट लिखा होता है और जो आपको क्या होता है हल्का सा दिखाई देता है, मतलब डीमली दिखाई देता है, तो उस टेक्स्ट का नाम क्या होता है, उस टेक्स्ट का नाम होता है वाटरमार्क। क्या नाम होता है, वाटरमार्क। तो आपको ध्यान रखना है उस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, वाटरमार्क कहते हैं। ओके, देखो ये कह रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द बिग डेटा इन द आईओटी स्मार्ट ग्रिड डिवाइस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो आईओटी में जो स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर होता है उसमें बिग डेटा का रोल क्या होता है। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बिग डेटा का रोल होता है, देखो पहली बात तो जो बिग डेटा होता क्या है, यहाँ पे बिग डेटा एक टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम डेटा को, हम क्या करते हैं डेटा जो हमारा लार्ज साइज का डेटा है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अच्छा और आईओटी में क्या रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली आईओटी में जो बिग डेटा होता है वो डेटा को स्टोर करने का रोल प्ले करेगा। भाई उसके द्वारा क्या होगा, आपके आईओटी का डेटा स्टोर किया जाएगा। ठीक है, देखो आईओटी डिवाइस क्या होती है, आईओटी एक स्मार्ट डिवाइस होती है जो क्या होती है नेचर के साथ, नेचर से डेटा गेन करती है। अच्छा, नेचर से डेटा गेन करने का मतलब है जैसे आपके रोबोट्स होते हैं, तो रोबोट्स में आप क्या करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो और उसकी सहायता से वो नेचर से डेटा गेन करते हैं। और नेचर से डेटा गेन करने के लिए वो क्या डेटा जो गेन करते हैं वो आप क्या करते हो, लार्ज अमाउंट का डेटा होता है और उसको स्टोर और प्रोसेस करने के लिए
बिग डेटा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बिग डेटा आपके डेटा को स्टोर करने के लिए काम आएगा। ठीक है, बिग डेटा डेटा को स्टोर करने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच IoT डिवाइस इज एसोसिएट विद डेटा। ये कह रहे हैं कि जो IoT डिवाइस है ना, जो IoT डिवाइस है, IoT डिवाइस किसके साथ एसोसिएट होंगी? डेटा के साथ एसोसिएट होंगी। तो देखो IoT डिवाइस को डेटा के साथ एसोसिएट कैसे किया जाता है, देखो ध्यान रखना है। तो देखो सपोज करो आपका IoT डिवाइस है, जैसे आपकी IoT डिवाइस के रूप में बात करूँ तो आपका स्मार्ट बल्ब आता है, आपका जैसे आपका एलेक्सा आता है, स्मार्ट बल्ब आता है, ये सारे के सारे क्या है? ये IoT डिवाइस है। ये डेटा के साथ कैसे एसोसिएट होंगे? तो देखो सपोज करो आपका स्मार्ट डिवाइस के रूप में आपका बल्ब है, आपका AC हो गया, आपका TV हो गया, तो इनको आप कैसे एसोसिएट करते हो डेटा के साथ में? तो यहाँ पे आप कोई ना कोई नेटवर्किंग स्थापित करते हो, और वो नेटवर्किंग आपकी क्या करती है? इनके बीच में डेटा के साथ एसोसिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, IoT डिवाइस के बीच में क्या बनाओगे? नेटवर्किंग, जो क्या करेगी? डेटा के साथ एसोसिएट करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो हु इज नो द फादर ऑफ AI, ये यहाँ पे पूछा फादर ऑफ AI। तो देखो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे देखो कंप्यूटर की दुनिया में जो सबसे बड़ा आज के दिन जो योगदान है, जो ये चीज़ आज के दिन कर पा रहे हैं, जो हमारे सामने जो भी आज के दिन जो IoT आई है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूरल नेटवर्क की सहायता से जो हम कोई भी जो डिजीज है उनको आइडेंटिफाई वगैरह कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारी जो देन है कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर में देन सबसे बड़ी है डॉक्टर एलन ट्यूरिंग की। ठीक है, जो एलन ट्यूरिंग था, उन्होंने क्या किया था? एक ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया था, और उन ट्यूरिंग मशीन के बेस्ड पे उन्होंने बताया था कि जो कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर है वो ये हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर उसके बाद अगर हम बात करो आपके, अगर बात करो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने वाला जो मेन में जो रियल में जो एग्जिस्ट करने वाला था, अगर मैं मॉडर्न कंप्यूटर की बात करूं तो मॉडर्न कंप्यूटर को रियल में लाने वाला कौन था? डॉक्टर एलन ट्यूरिंग था। ठीक है, लेकिन अगर मैं AI की बात करूं तो देखो AI के रूप में आज के दिन आप जो स्मार्ट चीजें देख रहे हो सारी की सारी क्या है? AI है। तो AI के जनक जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? जॉन मैकर्थी। ठीक है, तो आपके जो जॉन मैकर्थी है वो आपके AI का जनक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके, विच AI टेक्निक्स एनेबल द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। देखो ये कह रहे हैं कि देखो AI टेक्निक, कौन सी AI टेक्निक के द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर अंडरस्टैंड द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं और इवेंट्स हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो वो एसोसिएशन होता है या फिर रिलेशनशिप होता है, तो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो AI में किसके द्वारा दिखाया जाता है? किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका एक होरिस्टिक प्रोसेस होता है, होरिस्टिक प्रोसेस होता है AI में। वो क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट्स और इवेंट के बीच का क्या दर्शाता है? एसोसिएशन या रिलेशनशिप दर्शाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन पाइथन। ये कह रहे हैं कि पाइथन के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पूछा गया, कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो पहला स्टेटमेंट क्या देगा? क्लास आर रियल वर्ल्ड एंटिटी वाइल द ऑब्जेक्ट आर नॉट रियल। नहीं, गलत बात है। जो आपकी क्लास होती है वो आपका टेम्पलेट होता है। देखो क्लास होती है वो आपके टेम्पलेट होता है, वो आपका स्टोरेज होता है, जहाँ पे आप देखो क्लास के अंदर आपके वेरिएबल्स और मेथड्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, वो एक टेम्पलेट होती है, लेकिन वो कभी भी रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, आपकी जो क्लास है वो आपकी तभी आपकी एक्टिव स्टेट में आएगी जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो रियल में ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, क्लास नहीं होती। अगला ऑप्शन देखो, ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, बिल्कुल सही बात है कि ऑब्जेक्ट्स आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। क्लास आर नोट, ये सही बात है। तो देखो बी सही आंसर हो जाएगा इसका, कि ऑब्जेक्ट होता है वो आपको रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है और जो क्लास है वो आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्लास होती है वो क्या होती है? एक कंटेनर होती है। क्या कंटेंट करती है? वो डेटा कंटेंट करती है, और डेटा के साथ में क्या कंटेंट करती है? मेथड्स को। ठीक है, और साथ में रियल में जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का एग्जिस्टेंस, मतलब क्लास को अस्तित्व में लेके आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट। तो एक कोई प्रोग्राम दिया गया, ये प्रोग्राम किसका है? सीक का है प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रिंट टाइप डायरेक्टली पूछा है, तो सीक का प्रोग्राम है। आपसे आउटपुट पूछा है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया ए में 5, ठीक है, एक के अंदर 5 वैल्यू असाइन की है। ओके, तो यहाँ पे ए है, एक एक्स है, एक्स के अंदर क्या है? 5 वैल्यू है। ठीक है भाई, उसके बाद ये कह रहा है कि वाई के अंदर क्या वैल्यू कर रखी है? एक्स प्लस प्लस। अच्छा, अब देखो एक्स प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो ये कौन सा है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, इसको कहते हैं पोस्ट
पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब देखो जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे ऑपरेशन, पहले यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू पहले y में असाइन हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो देखो x के अंदर वैल्यू क्या है 5 है, तो y के अंदर पहले असाइन क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और उसके बाद x में वैल्यू क्या कर जाएगी 1 से इंक्रीमेंट कर दी जाएगी, तो x में क्या कर जाएगी 6 कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछा है, तो देखो x के अंदर तो क्या है 6 है और y के अंदर क्या है 5 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो देखो ये आपके बहुत इजी कंसेप्ट होते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जो भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको चला के देखो। ठीक है, तो रियल में अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन प्रोग्राम को कॉपी में चलाना जानते हो तो आप रियल प्रोग्रामिंग जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको प्रोसेस करना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। देखो द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज। देखो ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू डिक्लेयर तो कर दी, ठीक है, बट इनिशियलाइज नहीं की, इसका मतलब है कि उसको सिर्फ डिक्लेयर कर रखा है, इनिशियलाइज नहीं की वैल्यू भी। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आप किसी ऑटोमेटिक वेरिएबल को, जैसे सपोज करो कि मैंने क्या कर दिया, इंट ए कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ कि मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, इसके अंदर वैल्यू अभी क्या नहीं की, वैल्यू इसके अंदर मैंने इनिशियलाइज नहीं की, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। कैसी होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। तो अब आंसर देखो, जीरो नहीं होती है, -1 नहीं, -1 होती है, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, पहले नन ऑफ दिस, तो गार्बेज का मतलब प्रिडिक्टेबल मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो सही बात है, गार्बेज वैल्यू होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, टू एक्सेस ए स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग द पॉइंटर ऑपरेटर यूज। ये कह रहे हैं कि कोई भी जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है उसको पॉइंटर की सहायता से एक्सेस करना है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाएगा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं अगर उसको आप पॉइंटर की सहायता से एक्सेस करोगे तो हमें जो आपका यहाँ पे जो सिंबल यूज होता है उस सिंबल का नाम क्या होता है, एरो। तो यहाँ पे क्या होता है, एरो सिंबल का यूज किया जाता है। ये आपका सिंबल होता है जिसको आप यूज करते हो जब भी किसी स्ट्रक्चर एलिमेंट को पॉइंटर की सहायता से क्या करते हो, एक्सेस करते हो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव। अब देखो सबसे पहले समझो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर किसी भी मेथड को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, ये कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव जीरो इंस्टेंस, नहीं जीरो इंस्टेंस, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई इंस्टेंस होता ही नहीं है, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं, कोई इंस्टेंस नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो बोथ जीरो एंड मल्टीपल इंस्टेंस। अच्छा अभी आप कह रहे देखो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो न तो जीरो इंस्टेंस रखती है न मल्टीपल, तो इसका मतलब है सी, वो दोनों ही जीरो और मल्टीपल इंस्टेंस नहीं रखती है। क्यों, क्योंकि ऐसी क्लास होती है जिसका न तो कभी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्लास हमेशा क्या होती है, इनहेरिट होती है, और उसके बाद इसके जो फंक्शन होते हैं उनको डेफिनेशन दी जाती है, मतलब उसको क्या किया जाता है, जो फंक्शन है उनको डिक्लेयर किया था उसको डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, तो आपके किसी टाइप का कोई इंस्टेंस मौजूद नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। देखो स्कीमा डिस्क्राइब, देखो आपसे पूछा स्कीमा क्या होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं स्कीमा की बात करूं, तो स्कीमा क्या होती है, ओवरऑल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो आपके डेटाबेस में ओवरऑल जो आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर मैं कहता हूं ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्कीमा कहलाती है। अच्छा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, आपके स्ट्रक्चर हो गया, आपका डेटा एलिमेंट्स हो गया, आपके सारा का सारा जो कंप्लीट जो डेटाबेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाती है, आपकी स्कीमा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेटा एलिमेंट्स बिल्कुल मौजूद होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स एंड फाइल बिल्कुल मौजूद होते हैं, रिलेशनशिप बिल्कुल मौजूद होते हैं, तो सारे के सारे ये सभी मौजूद होते हैं क्या, स्कीमा के अंदर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ये कह रहे हैं सब स्कीमा एक्सप्रेस, ये कह रहे हैं सब स्कीमा क्या कहलाते हैं। देखो सब स्कीमा का मतलब है कि जब आपने जब आर्किटेक्चर देखा होगा, इसका जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है, तो ये सब स्कीमा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो देखो डेटाबेस के आर्किटेक्चर में क्या करते हैं कि हमारे पास में व्यू लेवल होता है। ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, एक व्यू लेवल होता है, और वो भी क्या होता है, डिफरेंट यूजर का डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूँ, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपने कॉलेज के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर क्या होगा कि जो फैकल्टी होती है उनका लॉगिन करने पर व्यू अलग होता है और स्टूडेंट के लॉगिन करने पर व्यू अलग होता है। तो ये जो व्यू लेवल पे जो डिफरेंट जो व्यू अलग अलग जो दर्शाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सब स्कीमा,
ये क्या कहलाती है? सब स्कीमा। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो व्यू लेवल है ये क्या कहलाता है आपका? ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लेवल, या फिर मैं कहता हूं एक्सटर्नल व्यू। तो देखो जो हमारा व्यू लेवल होता है उसको हम एक्सटर्नल लेवल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है सब स्कीमा एक्सपेक्ट, सब स्कीमा को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉजिकल, फिजिकल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो देखो आपको ध्यान रखना है जो एक्सटर्नल जो व्यू होता है, जो आपका एक्सटर्नल व्यू होता है वही आपका क्या बताता है? वही आपके सब स्कीमा को बताता है, ठीक है। तो आपके जो मेनली जो आपका जो आर्किटेक्चर बनता है, जो आपको हम डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर बनता है, तो डेटाबेस के आर्किटेक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो डेटाबेस के आर्किटेक्चर में जो आपके सब स्कीमा जो होती है, ठीक है। तो सब स्कीमा होती है उसका मतलब है कि वो रियल यूजर का रियल व्यू है कि किस यूजर को क्या डेटा शो करना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो ईआर मॉडल इज एक्सप्रेस इन आइटम ऑफ। देखो ईआर मॉडल को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो पहली बात तो ईआर मॉडल होता क्या है, देखो समझो एक बार। देखो जो ईआर मॉडल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमारे पास क्या होती है? एंटिटी होती है, ठीक है। और उसकी क्या होता है? एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं। और साथ में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। साथ में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। तो देखो यहाँ पे ईआर मॉडल को इन तीनों से हमें एक्सप्रेस करते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। अच्छा अब देखो राइट आंसर देखो, एंटिटी भी सही है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी ये भी सही है, एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी ये भी सही है, फंक्शनल डिपेंडेंट, फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं, ये गलत है। इसका मतलब 1 2 3 राइट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट। तो देखो ध्यान रखना जो आपका ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईआर मॉडल को एक्सपेक्ट करने के लिए मुझे तीनों यहाँ पे मुझे एंटिटी, एट्रीब्यूट और एंटिटी के बीच का रिलेशनशिप, इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है। इनके बिना में ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो एग्रीगेशन क्या कहता है? तो देखो एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि ये एग्रीगेशन होता है बेसिकली क्या होता है जो आपके रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है वो क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है, मतलब एक हायर लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। हायर लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है जिसमें आपके रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है। तो देखो बेसिकली जो आपका ईआर मॉडल बनता है, तो ईआर मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे ईआर मॉडल में जब आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वहाँ पे उसको दर्शाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है? एक कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। तो उसके लिए एग्रीगेशन का यूज करते हैं जो आपके रिलेशनशिप को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन तरीके से, मतलब हिडन तरीके से क्या करता है? हायर लेवल का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो अब पढ़ो यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन थ्रू द विच रिलेशनशिप ट्रीटेड लोअर लेवल, नहीं लोअर लेवल नहीं हायर लेवल होता है, ये गलत है, ठीक है गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज हायर लेवल, बिल्कुल सही बात है कि जो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है मतलब हिडन होता है, किसका? रिलेशनशिप का, जो कि हायर लेवल की एंटिटी को, मतलब हायर लेवल के एंटिटी के बीच में आपको मतलब एक हाई लेवल का आपका एब्स्ट्रैक्शन दर्शाता है रिलेशनशिप के बीच का। तो बी इज द राइट आंसर। देखो ये नेक्स्ट कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज, देखो ये कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओएस की। देखो ओएस क्या होता है? ओएस हमारा क्या होता है? एक इंटरफेस होता है, किसके बीच का? यूजर्स के बीच का, और कंप्यूटर हमारे जो हार्डवेयर होते हैं उनके बीच का। अच्छा अब ये जो इंटरफेस होता है ये हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है ये? तो देखो ध्यान रखना जो ओएस होता है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो क्या वो सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर हमेशा क्या होता है? सॉफ्टवेयर में से क्या होता है? आप देखो सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपकी क्या होता है? प्रोग्राम का समूह होता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो एक तो हमें ध्यान रखना है ओएस हमेशा आपका सॉफ्टवेयर होता है। जो इंटरफेस होता है किसके बीच का? अगर इंटरफेस की बात करूं तो यहाँ पे जो यूजर होते हैं और जो हमारा हार्डवेयर होता है, जो हमारा हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच का जो इंटरफेस कहलाता है वो क्या कहलाता है? हमारा ओएस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओएस की सहायता से यूजर क्या करता है? हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करता है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन देखो, अब कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर कंपोनेंट कलेक्शन नहीं होता है, ओएस हमेशा सॉफ्टवेयर होता है। कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस का कलेक्शन नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो ओएस होता है वो किसका? सॉफ्टवेयर रूटीन का, इसका मतलब सॉफ्टवेयर है उसका कलेक्शन होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रूटीन का कलेक्शन होता है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक कंप्लीट माइक्रो प्रोसेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये कह रहे हैं कि कंप्लीट जो माइक्रो प्रोसेस है वो सिस्टम किसकी सहायता से मिलकर बनता है। तो देखो
जो अगर यहाँ पे पूछ रहे हैं कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर, अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं आपके, तो देखो माइक्रो कंप्यूटर का मतलब है कि जो आपके डेस्कटॉप आता है, जो आपको लैपटॉप आता है, वो कह रहा है किसकी सहायता से। तो देखो एक माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल भाई माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होता है माइक्रो कंप्यूटर में। दूसरा कहता है मेमोरी, मेमोरी मौजूद होती है। तीसरा कह रहा है पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस भी मौजूद होते हैं आपके। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब है कि सभी, तो जो माइक्रो जो कंप्यूटर होता है वो सभी से मिलके बनता है, वो सभी से मिलके बनता है। जो वोन न्यूमन जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर इसका पूरा पूरा आपका डायग्राम दर्शाया जाता है, डायग्राम दिखाया जाता है आपका पूरा। तो यहाँ पे जो आपकी ये जो आपको मॉडल पेपर की जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको करना क्या है इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में, कि यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, देखो मैंने जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसमें आपके 25 क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको उन्हीं क्वेश्चन को आपको टच करना है जो रियल में आपसे गलत हुए, और अगर गलत हुए हैं तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको किस कंसेप्ट, मतलब आपका कंसेप्ट में क्या कमी है जिसके कारण आपके क्वेश्चन गलत हुए। क्या आपने कम प्रैक्टिस की है, या फिर आपको ये चेक करना है कि हमें क्या पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो आपके मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल में अब आपके लास्ट की जो 15 डेज जो बचे एग्जाम के, इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए और किस वे से पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर सोल्व करने के बाद आपको उन्हीं का सबका सॉल्यूशन देखना है जो रियल में आपको नीड है। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पे सोल्व हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे, सिर्फ उन्हीं का सॉल्यूशन देखेंगे आप मॉडल पेपर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपके जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है, ये आप कभी भी किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लाइव सॉल्यूशन नहीं करवा रहा आपको, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन इसलिए मिल रहा है कि रिकॉर्डेड सॉल्यूशन में आपका सबसे कम टाइम वेस्टेज होता है और किसी भी टाइम आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ जल्दी। थैंक यू।